लर्निंग किसी भी तरीके से हो सकती है। मतलब हम कहते हैं कि हम हर पल हर क्षण सीखते हैं कुछ ना कुछ, है ना। अभी भी हम कुछ सीख रहे हैं, हर मिनट में हम कुछ नया सीखते हैं, कंटिन्यूअस प्रोसेस है एक तरीके की। तो जब हम इसको डिफाइन करते हैं तो सिंपल वे में इसको कहा जाता है कि रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर दैट अकर एज अ रिजल्ट ऑफ प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस। मतलब यहाँ पे दो तीन चीजें आ रही है, एक आ रहा है रिलेटिवली परमानेंट चेंज होता है बिहेवियर में, दूसरा वो एक्सपीरियंस या प्रैक्टिस के कारण आता है। तो आप हिंदी में इसको बोलेंगे कि अभ्यास या फिर अनुभव के कारण व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, ऐसे कह सकते हैं इसको आप, कि जो परिवर्तन होता है व्यवहार में वो अपेक्षाकृत स्थायी होता है। ऐसा नहीं है कि 2 मिनट के लिए चेंज हुआ, 5 मिनट के लिए चेंज हुआ, फिर से वही स्थिति आ गई, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कम से कम थोड़ा स्थायी होना चाहिए वो, और प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस के कारण वो चेंज होता है, उसके बिना नहीं होता है। ठीक है, तो कई बार कुछ और भी केसेस होते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया आपकी लर्निंग। तो लर्निंग हमेशा क्या करती है, एक चेंज की ओर ले जाती है हमें। इट इज अ प्रोसेस दैट लेट्स टू चेंज, जो हमें चेंज की ओर ले जाती है। तो इसमें जो आप एक प्रोसेस देख रहे हैं इस तरीके से फॉलो होती है। सबसे पहले इनिशियल बिहेवियर होता है, उसके बाद आप कुछ सीखना चाहते हैं तो उससे आपको प्रैक्टिस करते हैं आप उसकी, आप कुछ न्यू एक्सपीरियंसेस गेन करते हैं, और उसके बाद आपके बिहेवियर में कुछ चेंज हो जाता है एज अ रिजल्ट ऑफ लर्निंग। तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलती है। दिस इज ऑल अबाउट लर्निंग, की लर्निंग क्या है। अब इसकी कुछ विशेषताओं को अगर हम समझने का प्रयास करते हैं तो सबसे पहले कहा कि लर्निंग इज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। कॉन्टिन्यूअस है, ये हम सब जानते हैं कि बचपन में जब बच्चा पैदा होता है तब से उसकी लर्निंग स्टार्ट होती है और मरने तक की लर्निंग चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि लर्निंग सिर्फ बचपन में हुई जब हमने उठना बैठना खाना पीना सीखा फिर बंद है, ऐसा नहीं है। यहाँ तक कि पढ़ने की भी हम बात कर रहे हैं तो आजकल के टाइम में आप देख रहे हैं कि जो एज आपकी पढ़ने की होती है वहां तो आप पढ़ ही रहे होते हैं, कोई एज तो होती नहीं खैर, लेकिन फिर भी एक सोसाइटल डिफाइंड जो एज होती है कि आपको कॉलेज स्तर तक पढ़ना है, फिर उसके बाद नौकरी करनी है। लेकिन आज यहीं पे एग्जाम्पल देख लीजिए, कितने सारे सीनियर्स लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सब लोग पढ़ने के लिए इच्छुक हैं। तो लर्निंग, पढ़ाई वाली लर्निंग भी हम करते रहते हैं, उसके अलावा हमारी जो लाइफ बिहेवियर्स से रिलेटेड जो हमारी लाइफ लॉन्ग लर्निंग होती है वो हम करते रहते हैं। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। स्टेप वाइज प्रोसेस होती है। स्टेप वाइज इसलिए होती है क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमने कोई चीज सीखनी है तो डायरेक्ट हम जंप करके वो सीख लेते हैं। स्टेप वाइज चलते हैं। जैसे बच्चा कोई साइकिल चलाना सीखता है तो बच्चे को पहले साइकिल देखता है, वो साइकिल का हैंडल है, ये उसका पैडल है, ये उसकी सीट है, ये करियर है, आगे मतलब उसमें कैसे ये चलेगा, कैसे ब्रेक लगेंगे, ये सब देखता है। फिर थोड़ा थोड़ा करके वो चढ़ता है उसमें, फिर धीरे धीरे चलाना सीखता है, और जब चलाने लग जाता है तो उसके बाद तो फिर स्टैंड करना भी शुरू कर देते हैं बच्चे उसमें नए नए। तो स्टेप वाइज वो नई नई चीजें सीखते रहते हैं, इसलिए हम इसको स्टेप वाइज प्रोसेस कहते हैं। और उसके बाद इंडिविजुअल एंड सोशल, ये भी जो लर्निंग होती है वो दोनों तरह की होती है। आप अकेले भी वो चीजें सीखते हैं, आप अपने लिए कुछ चीज नई चीज सीखना चाह रहे हैं, आपका मतलब मन है कुछ सीखने का, आप इंडिविजुअल तौर पर उस चीज को सीखते हैं। उसके अलावा सोसाइटी से भी आप बहुत कुछ सीख जाते हैं, और सोशल मतलब कि ग्रुप में भी सीखते हैं या सोसाइटी से भी सीखते हैं, तो उसको सोशल भी कहा गया है। उसके अलावा जनरली पर्पसफुल होती है लर्निंग। पर्पसफुल कैसे, कि हमारे पास कुछ पर्पस होता है जिसको हम पूरा करना चाहते हैं, उसके ही रिगार्डिंग हम लर्निंग करते हैं, तो इट इज पर्पसफुल। हम कहते हैं कि बिना पर्पस की भी हम हमेशा लर्निंग नहीं कर पाते हैं, कुछ केसेस में हम बिना पर्पस की भी लर्निंग कर लेते हैं। तो फिर नेक्स्ट है कि इट इज यूनिवर्सल। यूनिवर्सल होती है, हर कोई हमारा जो आसपास हमारे जितने भी लोग हैं, चाहे पशु पक्षी हैं चाहे हम हैं, हर कोई लर्निंग के प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। उसके अलावा चेंज इन बिहेवियर होता है, ये मैंने आपको समझा ही दिया। रिलेटिवली स्टेबल होता है, यहाँ पे चेंज इज स्टेबल लिखा हुआ है, इसको आप रिलेटिवली स्टेबल मान के चलिए, क्योंकि हम बोलते हैं कि जो परिवर्तन हो रहा है वो कम से कम कुछ समय तक चलने वाला होना चाहिए, और ऐसा भी इतना ठोस भी नहीं होना चाहिए कि वो फिर दोबारा चेंज ही नहीं हो पा रहा है। हो सकता है कभी कोई गलत लर्निंग हो गई, तो अगर वो इतना ठोस होगी लर्निंग, अगर इतनी उसमें बिल्कुल भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी, वो इतना ज्यादा स्टेबल होगी, तो वो गलत व्यवहार तो कभी अनलर्न नहीं हो पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, बिहेवियर की लर्निंग भी होती है, उसकी अनलर्निंग भी होती है, तो इसलिए हम इसको रिलेटिवली स्टेबल बोलते हैं। लर्निंग इज ट्रांसफरेबल। ट्रांसफरेबल होती है, उसका सबसे अच्छा उदाहरण, अगर आपने एक मनोविज्ञान में एक प्रयोग होता है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का, जिसमें मिरर के द्वारा हम ट्रांसफर ऑफ लर्निंग को शो करते हैं कि कैसे हम राइट हैंड की लर्निंग को लेफ्ट हैंड में ट्रांसफर कर लेते हैं। ये एक प्रयोग के थ्रू हम यहाँ मतलब किया भी जाता है। अपनी दिनचर्या में भी देख लीजिए, आपने जो आप में से जो लोग राइट हैंडी होंगे उन्होंने सिर्फ राइट हैंड से लिखना सीखा होगा, बचपन से आज तक आपने राइट हैंड से काम किया, राइट हैंड से लिखा। लेकिन अगर आप लेफ्ट हैंड से लिखने लगेंगे आज, तो कुछ तो लिख ही लेंगे, भले ही उतना अच्छा नहीं लिखेंगे लेकिन फिर भी कुछ लिख लेते हैं हम। तो हमने तो लेफ्ट हैंड का कभी यूज नहीं किया, लेफ्ट हैंड से कभी पेन नहीं पकड़ी, लेफ्ट हैंड से कभी लिखना नहीं चाहा, सीखा ही नहीं, लेकिन फिर भी हमें लेफ्ट हैंड से लिखना आ गया। हमें पता चल गया कि हमें अ बनाना है तो ऐसे करके बनाना है, जबकि यहाँ से हम ऐसे करके बना रहे हैं। तो ये क्या हुआ है, राइट हैंड से हमारी लेफ्ट हैंड में ट्रांसफर हो गई है लर्निंग, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसफर। लर्निंग इज ट्रांसफरेबल या लर्निंग ट्रांसफर भी होती है। ये लर्निंग की कुछ विशेषताएं, इसके अलावा भी बहुत विशेषताएं होती हैं।
अब हम टाइप्स ऑफ लर्निंग की बात करते हैं तो सबसे पहले वर्बल लर्निंग आती है, जो हम आप कर रहे हैं एजुकेशन के थ्रू, जो हम करते हैं वर्बल लर्निंग, जहाँ पे लैंग्वेज का यूज हो रहा है, साइंस का यूज हो रहा है, सिंबल का यूज हो रहा है, वर्बल जहाँ पे भी आपकी चीजें आ रही है वो सब वर्बल लर्निंग के अंदर आता है। मोटर लर्निंग, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया साइकिलिंग का, इसके अलावा भी जो भी आप मोटर एक्टिविटीज सीखते हैं, दौड़ना, उठना, बैठना, चलना, ये सब आपका मोटर लर्निंग में आ जाता है, इसमें मसल्स का यूज होता है। उसके अलावा हमारी क्लासिकल लर्निंग होती है। क्लासिकल लर्निंग में आपकी जो प्राचीनतम हम लर्निंग मानते हैं कि हम अपना एसोसिएशन बना लेते हैं चीजों से, और वो एसोसिएशन किसी कारणवश बनता है, या तो आपका कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा होता है, मतलब उसमें कॉन्सिक्वेंस आपको कुछ मिले होते हैं तो आप सीख जाते हैं। जैसे बच्चा क्या सीखता है कि जब छोटा बच्चा होता है तो वो रो रो के अपनी चीजों को मांगता है ना, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर ये चीज आ जाती है कि अगर मैं रोता हूँ तो मुझे ये चीज मिलती है, अगर मैं रोता हूँ तो मुझे ये चीज मिलती है, तो एसोसिएशन सीख लेता है बच्चा वहां पे। तो इस तरीके से वो लर्निंग उस चीज की कर लेता है, और हम अभी तक आते आते हम क्लासिकल लर्निंग को यूज करते हैं। उसके अलावा एक्सपीरियंसेस पे या कॉन्सिक्वेंसेस पे बेस्ड भी हमारी लर्निंग होती है, तो क्लासिकल लर्निंग में आ जाता है। डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग में हम विभेद करना सीखते हैं, डिस्क्रिमिनेट करना सीखते हैं चीजों का। जैसे कि आपको अगर आपने मतलब आपकी इंटरेक्शन आपकी आंट से, मतलब चाची चाचा से भी आपका इंटरेक्शन है, आपकी मदर से भी इंटरेक्शन है, आपके भाई बहनों से भी इंटरेक्शन है, तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें कि हमें आवाज की भी लर्निंग हो जाती है, मेमोरी बैठ जाती है, तो हमें आवाज पता चलती है सबकी। तो डिस्क्रिमिनेशन आप कैसे कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए कोई कॉल आता है आपको रैंडम नंबर से, तो आप आवाज से पहचान जाते हैं कि ये उसकी आवाज है, ये उसकी आवाज है, तो ये डिस्क्रिमिनेशन आप आवाज में करना सीख गए। इसी तरीके से आप अन्य चीजों में भी डिस्क्रिमिनेशन करना सीख जाते हैं कि ये चीज वो है, ये चीज वो है। तो विभेदन करना जब हम सीख जाते हैं तो उसको हम डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग के अंदर रखते हैं। उसके अलावा ऑब्जर्वेशन लर्निंग एक तरीके से कही जाती है, जब हम किसी के मॉडलिंग बिहेवियर को सीखते हैं या हम ऑब्जर्व करके सीखते हैं। मतलब आसपास में आप जब अपने दोस्तों के साथ कोई बच्चा रहता है तो वो कई सारे व्यवहार उसको घर में नहीं सिखाए जाते, ना ही स्कूल में सिखाए जाते हैं, बट वो दोस्तों से देख देख कर ऑब्जर्व करके सीख लेता है। या फिर हम जो टीवी एक्ट्रेस होते हैं या जो भी हमारे मॉडल्स होते हैं, उनको देख देख के कई चीजें सीख जाते हैं, तो वो ऑब्जर्वेशन लर्निंग में आ जाता है, नॉर्मल है। फिर मेथड्स ऑफ लर्निंग आते हैं। मेथड्स ऑफ लर्निंग में और भी तरीके के मेथड होते हैं, लेकिन ये जो बुक्स में हमारे दिए रहते हैं मोस्टली, उसमें आपका आता है मास्ड एंड स्पेस मेथड, होल एंड पार्ट मेथड, इंटेंशनल एंड इंसिडेंटल मेथड। मास्ड एंड स्पेस मेथड जो होता है इसको अविराम या विराम विधि बोलते हैं नॉर्मली। तो अविराम मतलब हो गया कि किसी चीज को आप पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं या लर्निंग कर रहे हैं किसी चीज की, तो आप एक ही साथ कर रहे हैं, मास्ड वे में कर रहे हैं, कोई विराम नहीं दे रहे हैं। और विराम विधि का मतलब होता है कि आप उसमें स्पेस देके कर रहे हैं। ठीक है, उसी तरह से होल एंड पार्ट का होता है। होल एंड पार्ट में मतलब एक चीज को आप एज अ होल पूरा पढ़ रहे हैं, और पार्ट विधि का मतलब होता है कि आप उसके अंश बना के पढ़ रहे हैं। तो मास मेथड और जो होल मेथड होता है वो हम मानते हैं कि अगर बहुत बड़ा कंटेंट ना हो और उसके अलावा कोई ऐसा कंटेंट हो जिसमें लय की जरूरत हो, एक लय बनाते हुए हमें उसे पढ़ना है, तो हम उसको मास वे में पढ़ लेते हैं, ज्यादा बेहतर तरीके से लर्निंग कर पाते हैं। और अगर कोई बहुत बड़ा कंटेंट है और उसमें बहुत ज्यादा लयबद्धता की जरूरत नहीं है और एक दूसरे से बहुत ज्यादा रिलेट करने की चीजों को जरूरत नहीं है, तो हम उसको पार्ट विधि में पढ़ते हैं, तो वो ज्यादा बेहतर लर्निंग उसकी मानी जाती है, या मतलब किसी चीज को लर्न करने के लिए वो माना जाता है। उसके अलावा इंटेंशनल और इंसिडेंटल जो होती है, उसमें क्या होता है, इंटेंशनल में हम कहते हैं कि अगर हम किसी चीज का इंटेंशन, मतलब उसको सभी अभिप्राय करते हुए, उसका कहीं से अभिप्राय सभी मतलब अभिप्राय उसको जोड़ते हुए, या फिर उसको हम इंटेंशनली समझते हुए अगर याद करते हैं या लर्निंग करते हैं उस चीज की, तो हमें ज्यादा बेहतर तरीके से याद होती है। लेकिन अगर हम किसी चीज को वो नहीं करते हैं, मतलब उसका हम इंटेंशन नहीं बनाते हैं एक, लेकिन उसको हम लर्निंग करने की कोशिश करते हैं, तो वो चीज, ये तो नॉर्मल भी है कि अगर आप देखते हैं कि अगर हम किसी चीज को खुद से इच्छुक इच्छुक होकर अगर हम लर्न करने की कोशिश करते हैं तो हमें जल्दी वो चीज याद हो जाती है। लेकिन अगर हम उसको खुद से इच्छा ना रखते हुए याद करने का या लर्न करने की कोशिश करते हैं, तो वो चीज हमें उतने बेहतर तरीके से लर्न नहीं होती। हम प्रैक्टिकल पे आ जाते हैं, मेन जो चीज है हमारी यहाँ पे आज के प्रैक्टिकल, उस पे आ जाते हैं। ये तो अभी बेसिक ही था। अब आज का हमारा जो प्रैक्टिकल है वो इस इंस्ट्रूमेंट पे बेस्ड है, जो आपको यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट दिख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके के। जो हमने जो इंस्ट्रूमेंट हमारे यहाँ पे अवेलेबल था वो यूज किया, वो ये वाला है जो मैं आपको वीडियो में भी भेजा था। बट कुछ जो मेज लर्निंग का जो कॉम्प्लेक्स एक्सपेरिमेंट होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, ज्यादातर ये यूज होता है, ये वाला बॉक्स जो आप देख रहे हैं। इसमें क्या होता है, पहले मैं आप इसका ब्रीफ कर देती हूँ आपको थोड़ा सा। इसमें एक जो ये वायर लगा है, इसमें एक पेन टाइप की लगी होती है जिसको स्टाइलस बोलते हैं, उसको पेन नहीं बोलना चाहिए, कई बार वाइवा में पूछा जाता है कि किस क्या यूज होता है यहाँ पे, तो आपको पता होना चाहिए कि स्टाइलस यूज होता है। कई बार बच्चे बोलते हैं कि कुछ पेन
पेन जैसा यूज होता है, तो एग्जामिनर समझ जाता है कि आपने ढंग से वो चीज नहीं पढ़ी है। तो आपको पता होना चाहिए कि स्टाइलस यूज होता है वहां पे, और ये इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट होता है, इसको वायर से कनेक्ट करते हैं तो इसमें लाइट जलनी शुरू होती है। एक स्टार्ट पॉइंट होता है, एक एंड पॉइंट होता है। इस वाले प्रैक्टिकल में क्या होता है, इस वाले उसमें कि आपको स्टाइलस दिया जाता है और आपका टाइम स्टार्ट किया जाता है। आपके पास एक स्टॉप वॉच होती है। स्टॉप वॉच कुछ इस तरीके की होती है, यहाँ पे जो साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट में स्टॉप वॉच यूज होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। एक जगह से आपका बटन है, इसको आपको रिसेट करने के लिए यूज किया जाता है। एक जगह का जो बटन है वो आपका स्टार्ट और ऑफ करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये स्टॉप वॉच यूज होती है। अब हमें क्या करना होता है, पहले अपना जो एक्सपेरिमेंट जो सब्जेक्ट है आपका, उसको सारे इंस्ट्रक्शन देने होते हैं कि आप उसके साथ रेपो बिल्डअप करते हैं। रेपो बिल्डअप करने के लिए जब तक आप उसके साथ रेपो बिल्डअप नहीं करेंगे वो तो राजी नहीं होगा, बोलेगा मुझे क्या मिलने वाला है इसको करके, मेरे पे क्यों परेशान कर रहे हो मुझे। लेकिन अगर आपने रेपो बिल्डअप कर ली तो आपका जो सब्जेक्ट है वो थोड़ा अच्छे मूड से आपके एक्सपेरिमेंट में आने के लिए राजी होगा। रेपो बिल्डअप करने के बाद आप उसे सारे मेथड समझाओगे। ये नहीं बताओगे कि हम आपका ये मेजर कर रहे हैं, मतलब उसको इंटेंशन नहीं बताना है, फाइनल इंटेंशन नहीं बताना है कि आप कितनी बार एरर कर रहे हो, कितना ये कर रहे हो, ऐसा मेजर करोगे, ये नहीं बताना है। ऐसा बता देंगे तो शायद वो बायस हो जाएगा। लेकिन हम उसको एक बेसिक ये बताएंगे कि आपको हम ये देंगे और आप इसको ये स्टार्ट एंड से चलते हुए एंड तक पहुंचना है, रास्ता अपना ढूंढते हुए चलना है। और इस तरह से आपको बहुत सारे प्रयास कराए जाएंगे और आपको इसमें हमारा सपोर्ट करना है। इस तरीके से आपको उसको इंस्ट्रक्शन दे सकते हो। तो इस वाले मेज में क्या होता है, जो आप देख रहे हैं बहुत सारे स्क्रू बने हैं, इसमें से कुछ स्क्रू ऐसा होते हैं जिनसे मिलके रास्ता बनता है स्टार्ट से एंड तक जाने का, और कुछ स्क्रू ऐसे होते हैं जहां पे अगर आप टच करेंगे तो रेड बल्ब लगा होता है यहाँ पे, वो जल जाता है, जो कि आपके एरर्स को शो करता है। तो प्रयोज्य जो होता है, आपका सब्जेक्ट जो होता है, वो यहाँ से स्टाइलस रखता है। आप स्टार्ट बोलते हैं, स्टॉप वॉच को ऑन करते हैं, वो एक पे रखता है, दूसरे पे रखता है, तीसरे पे रखता है, वहां पे बल्ब जल गया तो उसको रुक जाना होता है। अब वो वहां से आगे नहीं बढ़ सकता, पीछे भी नहीं नहीं आगे नहीं बढ़ सकता और जंप भी नहीं कर सकता। या तो पीछे आएगा, या तो राइट जाएगा, या तो लेफ्ट जाएगा। इस तरीके से अगर राइट जाने में फिर बल्ब जल गया तो फिर एक और एरर हो गया, तो उसको फिर लेफ्ट को जाना होगा। फिर लेफ्ट जाके अगर सही हो गया तो वहां से वो आगे को बढ़ जाएगा। फिर जैसे ही बल्ब जलेगा फिर वो जंप नहीं कर सकता, आगे नहीं बढ़ सकता, या तो उसको पीछे आना होगा, या तो उसको लेफ्ट जाना होगा, या तो राइट जाना होगा। तो इस तरीके से उसको यहाँ पे रास्ता अपना ढूंढना होता है। तो इस वाले प्रैक्टिकल में ट्रायल ज्यादा लगते हैं, क्योंकि आपको एक बार में रास्ता याद नहीं होता। आप धीरे धीरे ट्राई करते हैं, फिर ऐसे करते करते आप दूसरा करते हैं, फिर तीसरा करते हैं, और लास्ट लास्ट तक आते आते आपको रास्ता याद हो जाता है कि अच्छा यहाँ से चलना है, यहाँ से यहाँ पहुंचना है। लेकिन ये वाला जो मेज है ये थोड़ा सिंपल मेज है, इसमें रास्ता बना हुआ है, आप देख रहे हैं इसमें रास्ता खुद बना हुआ है। इसमें एरर कहाँ पे होते हैं, कॉर्नर पे टच होने पे। यानी कि आप जब स्पीड से काम करने लगते हैं तो स्पीड से करने में आपका जल्दी जल्दी में कभी इधर टच हो जाता है, कभी इधर टच हो जाता है, तो आपका रेड बल्ब जल जाता है और वो आपके एरर्स को पॉइंट आउट करता है। अब आपको सिर्फ ये करना है यहाँ पे कि आपको इसी तरीके से मैंने बोला कि इंस्ट्रक्शन देने हैं। इंस्ट्रक्शन देने के बाद आपको एक एक करके जैसे आपने फर्स्ट ट्राई में बोला, मैं आपको निर्देश दिया कि मैं आपके सामने ये एक्सपेरिमेंट रख रहा हूँ, आपको स्टार्ट का निर्देश दिया जाएगा। और जैसे ही आपको स्टार्ट बोला जाएगा, आप पहले आपको रेडी बोला जाएगा, रेडी के टाइम पे आप रेडी हो जाएं, फिर आपको स्टार्ट बोला जाएगा तो आप स्टार्ट कर दें, और स्टार्ट करने पे आपको स्टार्ट से चलते हुए एंड तक पहुंचना है। जैसे ही मैं आप वो स्टार्ट करते हैं वैसे आपको स्टॉप वॉच भी ऑन करनी है, और जैसे ही वो एंड पे आते हैं वैसे आपको स्टॉप वॉच ऑफ कर देनी है। तो आपकी जो रिस्पॉन्स शीट है, नेक्स्ट पेज में आपकी रिस्पॉन्स शीट में आपको दिखाती हूँ, ये मैंने आपको भेजी थी। अब इसमें आप देख रहे होंगे ये रिस्पॉन्स शीट बनी हुई है। इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रायल नंबर, ट्रायल आपके 20 दिए हुए हैं टोटल। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है टाइम इन सेकेंड्स, सेकेंड्स में आपको टाइम नोट करना है। यहाँ पे दिया हुआ है एरर्स। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपने पहला ट्रायल लिया, पहले ट्रायल में आपने रेडी बोला, रेडी के बाद आपने स्टार्ट बोला, स्टार्ट बोलते ही आपने स्टॉप वॉच ऑन कर दी, स्टॉप वॉच ऑन करने के बाद वो जैसे रास्ते में चलता रहा तो आप एरर्स को नोट कर देंगे। एक बार रेड बल्ब जला, एक एरर, दो बार रेड बल्ब जला, दो एरर, तीन बार रेड बल्ब जला, तीन एरर। ठीक है, ऐसे करते करते मान लो 3 एरर हुए पहले में, उसने यहाँ पे 3 लिख दिया। और जैसे वो एंड पे पहुंच गया वैसे ही हमने टाइम को स्टॉप कर दिया और हमने टाइम लिख दिया कि यहाँ पे इतना टाइम हुआ। माना कि उसने 1 मिनट में पहला ट्रायल किया और उसने 4 एरर किए, तो यहाँ पे 1 मिनट, सॉरी 1 मिनट को आप 60 सेकंड लिख देंगे, और यहाँ पे आप एरर को 4 एरर लिख देंगे। जितने भी मिनट हो आपको टाइम सेकंड्स में लिखना है। इस तरह से आप दूसरा ट्रायल करेंगे, इस तरीके से तीसरा ट्रायल करेंगे, चौथा ट्रायल करेंगे, पांचवा ट्रायल, ऐसे ट्राई करते रहेंगे आप। टोटल 20 ट्रायल करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको डेटा कैलकुलेट करना है। ये अपना डेटा आपने निकाल लिया और उसके बाद कैलकुलेशन करना है इस डेटा का। इसको कैलकुलेशन करने के लिए आपको क्या करना होता है कि
आपको ये देखना होता है कि शुरू में उसने कितने एरर किए और शुरू में उसने कितना टाइम लिया, और लास्ट में जब उसने बहुत सारी प्रैक्टिस कर ली तो उसके बाद लास्ट में उसके एरर और उसके टाइम पे कुछ इफेक्ट पड़ा या नहीं पड़ा। ठीक है, ये आपको देखना होता है। तो अभी हम इसकी जो प्रॉब्लम है, हाइपोथेसिस है, उसको डिस्कस करते हैं तो आपको ये समझ में आ जाएगा। और हाइपोथेसिस को यहाँ पे समझ लेते हैं। अगर आपने ऑब्जेक्टिव ऐसा बनाया है कि ह्यूमन मेज लर्निंग की सहायता से या मानव भूल भुलैया की सहायता से प्रयोज्य की सीखने की क्रिया पर अभ्यास के प्रभाव का अध्ययन करना, तो आप उसकी जो हाइपोथेसिस है वो कुछ इस तरीके से बना सकते हैं कि अभ्यास का सीखने पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। मतलब आपने बोल दिया कि शायद प्रैक्टिस का पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है किस पे, लर्निंग पे। ये आपकी जो पुरानी थ्योरीज हैं ये ऐसी कहती हैं, इसलिए आपने अपने हाइपोथेसिस जो है वो बना ली कि प्रयोज्य की सीखने की क्रिया पर अभ्यास का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, ये आपने उसकी हाइपोथेसिस बना ली। अब वेरिएबल्स जो होते हैं, आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, जिसको हम मैनिपुलेट करते हैं, जिसको हम चेंज करते हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, जो भूल भुलैया का हमारा रास्ता है उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल में रखते हैं। ठीक है, जो हमारा ह्यूमन मेज लर्निंग का जो रास्ता है उसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल में रखते हैं, और डिपेंडेंट वेरिएबल में हम रखते हैं जो एरर्स उसने किए हैं या टाइम जो उसने लिया है, क्योंकि वो हमारे ऊपर निर्भर नहीं है, वो उसके ऊपर निर्भर है, प्रयोज्य के ऊपर। ठीक है, वेरिएबल्स के बाद आपके टूल्स आते हैं। टूल्स में आप नॉर्मली जो ये वाली स्लाइड है मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, ह्यूमन मेज जो अपैरेटस है वो आपका हो जाएगा, पेपर एंड पेंसिल हो जाएगा, मैनुअल हो जाएगा, रिस्पॉन्स शीट हो जाएगा, उसके साथ स्टॉप वॉच हो जाएगा। ये आपका टूल्स में आ गया। ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे सब्जेक्ट प्रोफाइल, क्योंकि आप एक सब्जेक्ट पे करेंगे अपना, तो उस सब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, उसकी एज लिखेंगे, उसका जो जेंडर है लिंग लिखेंगे, उसके अलावा उसकी ऑक्यूपेशन वगैरह लिख सकते हैं, थोड़ा बहुत जितना भी आप लिखना चाहिए। उसकी प्रोफाइल आ गया। उसके बाद आता है कंट्रोल। कंट्रोल लगभग हर साइकोलॉजी का जो भी आप प्रैक्टिकल करेंगे उसमें जो कंट्रोल होते हैं वो लगभग सेम से होते हैं। इंस्ट्रक्शन में आप पूरा प्रॉपर तरीके से ये बताते हैं कि हमने प्रयोज्य को बताया कि आपको आपसे ये जो अपैरेटस है इसके थ्रू कुछ ट्रायल कराए जाएंगे। उसमें आपको पहले रेडी का संकेत दिया जाएगा, रेडी बोलते ही आप रेडी हो जाएं। उसके बाद आपको स्टार्ट बोला जाएगा, स्टार्ट बोलते ही आपको इस स्टार्ट से चलना प्रारंभ कर देना है और एंड तक आपको रास्ता ढूंढना है। और जैसे ही इस तरीके से इंस्ट्रक्शन आप पूरे लिख देंगे। ठीक है, इंस्ट्रक्शन लिखने के बाद प्रोसीजर में आप उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। इंस्ट्रक्शन में आप ये नहीं लिखेंगे कि हमने टाइम नोट किया, ये वो ये सब चीजें। प्रोसीजर में आप वो भी लिख देंगे कि हमने जैसे ही उसने स्टार्ट किया वैसे ही हमने टाइम नोट करना शुरू कर दिया, जैसे ही एंड पे आया हमने स्टॉप वॉच बंद कर दी। इस तरीके से हमने कुल 20 प्रयास किए, और 20 प्रयास के बाद हमने डेटा का कैलकुलेशन किया, डेटा कलेक्ट किया, उसको टेबल में प्रदर्शित किया। और उसके बाद आप टेबल वहां पे शो करेंगे कि हमने जो टेबल में डेटा शो किया, ठीक है, उसको आप ड्रॉ भी कर सकते हैं या इस शीट को प्रिंट आउट निकाल के उसको वहां पे पेस्ट भी कर सकते हैं। ये आवर वाला मेज है, इसलिए इसमें एरर्स कम हुई है और टाइम भी कम हुआ है। कॉम्प्लेक्स मेज पे आप करते हैं तो एरर थोड़ी ज्यादा आती है, टाइम भी थोड़ा ज्यादा आता है उसपे। तो जैसे आप देख रहे हैं कि फर्स्ट ट्रायल है 03 एरर हुई है और उसके बाद 13 सेकंड के आसपास का समय लिया है। ऐसी जो 15 ट्रायल है उसमें आते आते एरर जो है वो 1 पे रिड्यूस हो गई है, और 6 सेकंड में या 6 से 7 सेकंड में उसने वो कवर कर लिया। तो हमने क्या निकाला, मीन ऑफ फर्स्ट 3 ट्रायल ऑफ टाइम। टाइम का भी फर्स्ट 3 का मीन निकाल लिया और लास्ट 3 का टाइम का मीन निकाल लिया, और एरर का भी हमने दोनों में मीन निकाल लिया। अगर आप 20 ट्रायल लेते हैं तो आप 3 स्टेप भी फॉलो कर सकते हैं। एक शुरू का निकाल लीजिए, एक मिड का निकाल लीजिए, एक लास्ट का निकाल लीजिए। यहाँ पे 15 ही ट्रायल थे तो हमने शुरू के 3 निकाल लिए, लास्ट के 3 निकाल लिए। तो आप शुरू के और लास्ट के 3 भी निकाल के कर सकते हैं, और मिड का भी चाहे तो आप मिड का भी निकाल के कर सकते हैं। उसके बेसिस पे फिर हम एक ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे ग्राफ में यहाँ पे आप देख रहे हैं नंबर ऑफ ट्रायल लिखा हुआ है, यहाँ पे टाइम टेकन लिखा हुआ है। तो आप एरर का भी ग्राफ बना सकते हैं, दोनों का आप साथ भी बना सकते हैं या दोनों के लिए अलग अलग ग्राफ भी यूज कर सकते हैं। देखेंगे तो रिजल्ट में जिस तरह जैसे यहाँ पे लिखा गया है, प्रथम 3 प्रयासों का मध्यमान इतना निकल के आया, अंतिम 3 प्रयासों का मध्यमान इतना निकल के आया, लास्ट 3 का मीन इतना निकल के आया, एरर्स का फर्स्ट 3 एरर्स का मीन इतना निकल कर आया, लास्ट 3 एरर्स का मीन इतना निकल के आया। इस तरीके से आपने परिणाम को शो कर दिया। ठीक है, परिणाम शो करने के बाद आप उसको डेटा को एनालाइज करेंगे और उसकी व्याख्या लिखेंगे, यानी कंक्लूजन लिखेंगे, डिस्कशन एंड कंक्लूजन। ठीक है, उसको आप अपनी लैंग्वेज में अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। यहाँ पे एक फॉर एग्जांपल एक दिखाया हुआ है, लेकिन फिलहाल उसको अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे, और जो हमारी जो हाइपोथेसिस है वो सही सिद्ध होती है या उसको हम एक्सेप्ट करते हैं। इस तरीके से आप इसको व्याख्या कर देंगे। ठीक है।